नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार हम फिर स्वागत करते हैं आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ। हम जो है वर्णमाला से शुरू किया था। हमने पहले वर्णमाला देखा, स्वर और व्यंजन, फिर उसके बाद जो विराम चिन्ह होते हैं उसके बारे में देखा। तो अगर आप इसके पहले का वीडियो ना देखे हों तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना तुरंत आप सभी को मिलती रहे। क्योंकि वर्णमाला से हमने शुरू किया है तो एक क्रम से हम चल रहे हैं, पहले वर्णमाला फिर विराम चिन्ह। आज हम देखेंगे शब्द की रचना। शब्द की रचना कैसे होती है उसके बारे में हम देखेंगे, कहाँ कहाँ से कितने प्रकार हैं इसके। ठीक, तो हम देखेंगे शब्द पहले जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है। शब्द जो है वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं, क्या होता है, एक या एक से अधिक वर्ण या अक्षर मिलकर जब कोई एक शब्द का निर्माण करते हैं और वह शब्द जो है सार्थक होना चाहिए। ठीक, तो जैसे देखें हम राम एक शब्द है। इसी तरह कर्म भी एक शब्द है। की, यह भी एक शब्द है। क्या है शब्द? हमने क्या बताया परिभाषा? जब एक या एक से अधिक वर्ण मिलकर, एक या एक से अधिक वर्ण क्या है इसमें, हम राम का देख लें। रा, कामा, आ की मात्रा, फिर म, हलन, फिर आ। तो कितने हैं इसमें? पहले राम, तो राम का क्या हो जाएगा? रा धन म। इसमें दो अक्षर हैं, लेकिन अगर इसको हम विस्तार से देखें, इसको तोड़ेंगे तो र में आ की मात्रा है, आ अलग हुआ। म में आ की मात्रा, इसमें बड़ा आ और इसमें छोटा, तो कितने हो गए? 1 2 3 4। इस तरह देखें राम। ठीक, तो इसी तरह कर्म में भी की में देखें क, धन, ई, ये हो गए दो, का और ई। तो इसी तरह हम देखते हैं जब एक या एक से अधिक वर्ण मिल जाए तो उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है, कहाँ कहाँ से हुई है, उसके बारे में हम पूरा अब हम देखें इसमें शब्द के भेद। जैसे शब्द का निर्माण कैसे हुआ इसको आप जान गए, इसके भेद कैसे हैं। इसमें दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम सार्थक कहते हैं। और निरर्थक का मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो इसके दो भाग हैं, शब्द, दो भाग में शब्द के भेद। दो भाग कौन कौन? एक तो हमारा हो गया सार्थक, दूसरा निरर्थक। पहला भाग और दूसरा। सार्थक का मतलब होता है कि जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकले उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक में इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं रोटी, वोटी, खाई। इसमें क्या है? रोटी, तो ये तो क्या हो गया? सार्थक हो गया। वोटी को क्या होता है? कुछ नहीं ना, तो इसका मतलब निरर्थक
इसी को कहते हैं सार्थक और निरर्थक शब्द। जैसे चलना उलना, उलना क्या है, कोई उसका अर्थ नहीं है, ये आ जाएगा निरर्थक में। इस तरह सार्थक को हमने सार्थक और निरर्थक शब्द के दो भाग किए। सार्थक को हम निरर्थक छोड़ देंगे, उसमें कुछ है नहीं, फिर आगे देखते हैं हम सार्थक के भेद। इसके कई भेद होते हैं, इसके भेद होते चले जाएंगे, इसी में आपको प्रश्न मिलेंगे। पहले कोई चीज होता है तो उसकी पहले उत्पत्ति होती है, यानी उसका स्रोत क्या है। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। इसके भी सार्थक के तीन भाग हैं। तीन भाग कौन कौन? पहले हम स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इसके कितने भाग हैं? पहले इसका भाग देख लें, पहला, फिर दूसरा भाग बनावट या रचना के आधार पर, और तीसरा भाग है प्रयोग के आधार पर। सार्थक के तीन भाग, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। कोई जो वस्तु होती है कि आप कोई भी चीज ले लीजिए, पहले उसकी उत्पत्ति होगी, फिर उसकी बनावट होगी, फिर उसका प्रयोग होगा। इस तरह से बांटिए, इससे भूलेगा नहीं। तो स्रोत के आधार पर इसके चार भाग होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला यहां से प्रश्न पूछा भी गया है, इसको जरूर याद रखिए। तत्सम, तत्सम शब्द पहला। दूसरा तद्भव, देशज तीसरा। चौथा है विदेशी, विदेशी या आगत। यहां देखें, तत्सम शब्द और तद्भव, तीसरा देशज और विदेशी। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर यह प्रश्न आया भी है। इसको हम कितने भागों में बांटते हैं? चार। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम, तत्सम वह शब्द है जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हुए शब्द को हम तत्सम कहते हैं। यह शुद्ध रूप होता है। कौन सा? तत्सम। तद्भव क्या है? तद्भव वह शब्द है जो संस्कृत से या अन्य किसी से आए हैं, लेकिन उसका थोड़ा बिगड़ा रूप, जहाँ जैसे परिस्थिति रहती है उसके अनुसार उसका प्रयोग करते हैं, तो उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। देशज, देशज क्या है? जैसे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कहीं भी जाइए, वहाँ कुछ ऐसी बोली होती है या शब्द होते हैं जो वहाँ की देश के अनुसार ढलते हैं, तो उसे हम देशज कहेंगे। और विदेशी जो भारतवर्ष के बाहर से, जैसे अंग्रेज, चीन या चाइना जो भी हैं, फ्रांस, पुर्तगाल, इन सब से जो शब्द लिए गए हैं उसे हम विदेशी या आगत। तो ये क्या हो गए? तत्सम संस्कृत से आए हुए शब्द, जैसे अग्नि, अग्नि क्या है? शुद्ध रूप है, और इसी को हम कहते हैं आग। आग क्या हो जाएगा? तद्भव। उसी तरह है जैसे आम्र, आम्र क्या है?
तत्सम शब्द, आम क्या है, तद्भव शब्द, इस तरह से। देशज जैसे खाना, देशज में कुछ शब्द आएंगे, जैसे इसमें जैसे कटोरा, खिचड़ी, ये सब क्या आएंगे, देशज में। विदेशी शब्द में कई देशों से जो शब्द लिए गए हैं, चीन से भी है, अंग्रेज जो दे गए, तो उसमें जैसे ऑफिसर हो गया, ऑफिसर, कैंची, चीनी, ये सब क्या है, विदेशी शब्द हैं। ठीक, तो स्रोत के आधार पर हमने 4 भाग बांटा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब बनावट के आधार पर, क्रम से इसी तरह याद रखिएगा, बनावट के आधार पर 3 भाग बांटते हैं, 3 भाग। अब यहां देखें कौन कौन है। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हो गया रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक, और तीसरा योग रूढ़। शब्द अब इसमें देखिए, रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिसका खंड न किया जाए, वे शब्द क्या हैं, रूढ़ शब्द। जैसे आज, कल, ये सब क्या है, रूढ़ शब्द। इसका खंड करेंगे लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आज, कल, रात, इस तरह इसका खंड करिए, आ धन जय, क धन ल। ठीक, ये रूढ़ शब्द हो गए। यौगिक वे शब्द जिसका सार्थक खंड किया जा सके, जैसे विद्यालय, विद्यालय में विद्या धन आलय, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, इस तरह हो गए यौगिक। और योग रूढ़ क्या होते हैं, वे शब्द जिसका कोई अन्य अर्थ निकले, उसे हम कहते हैं योग रूढ़। जैसे पंकज, इसका खंड होगा लेकिन अर्थ इसका कुछ और निकलेगा। पंकज, पंख धन जय, पंख माने कीचड़ होता है, जय माने उत्पन्न होना। पंकज, कीचड़ क्या उत्पन्न होता है, कमल। तो इसका अर्थ देखो, पंकज का अर्थ कुछ और निकला, कमल। ठीक, इस तरह होते हैं। तो हमने देखा सार्थक शब्द के पहले 3 भाग किए, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। फिर तत्सम, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर 4 भाग बांटे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। फिर हमने बनावट या रचना के आधार पर 3 भाग बांटे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब प्रयोग के आधार पर इन सबको आपने देख लिया, इसको हम थोड़ा सॉफ्ट कर दें। अब इसको देखें तीसरे नंबर पर, प्रयोग के आधार पर इसके 2 भाग बांटेंगे। दो भाग, पहला और दूसरा। विकारी और दूसरा अविकारी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। विकारी में भी 4 होते हैं और अविकारी में भी 4 होते हैं। यहाँ संख्या याद कर लीजिए। अगर प्रयोग के आधार पर पूछे तो
4 4 8 हो गए। अगर अलग अलग पूछे विकारी कितने हैं, अविकारी कितने हैं, तो ये भी 4 है, ये भी 4। पूरा पूछे तो 8, अलग अलग पूछे तो 4 4। इसके भाग देखें, 4 भाग कौन कौन है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। अब इसके भाग देखें, इसके भी 4 हैं। कौन कौन। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा विस्मयादि बोधक, और चौथा संबंध बोधक। ये 4 हो गए। विकारी के हमने संज्ञा, संज्ञा किसी वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पर्वत, पहाड़, ये सब क्या है, संज्ञा है। सर्वनाम जब संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, मैं, हम, तुम, क्या है, सर्वनाम है। क्रिया या कोई कार्य करे तो उसे हम क्रिया कहते हैं। विशेषण जब संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया की जब विशेषता बताए तो उसे विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, विशेषण तो क्रिया विशेषण जब क्रिया की विशेषता बताए तो वहाँ क्रिया विशेषण। समुच्चय जब किसी को जोड़ते हैं, जैसे और, अथवा, इस तरह जब जहाँ शब्द लगेगा। संबंध बोधक, विस्मयाद जहाँ खुशी, हर्ष आदि को प्रदर्शित किया जाए वो शब्द क्या है, इस तरह इसका चिन्ह लगाते हैं। संबंध किसी का संबंध जहाँ प्रदर्शित किया जाए तो ये क्या हो गए हमारे शब्द के भेद। तो हमने पहले सार्थक और निरर्थक बांटा। सार्थक के 3 भाग किए, स्रोत के आधार पर, बनावट, प्रयोग के आधार पर। स्रोत के आधार पर 4 भाग बांटे, तत्सम, तद्भव और देशज विदेशी। बनावट के आधार पर 3 भाग बांटे। फिर प्रयोग के आधार पर हमने 8 भाग बांटे, लेकिन इसके 2 भाग किए हमने विकारी, अविकारी। ठीक, ये सब हमारा आज का जो था ये शब्द पर आधारित। तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, 1 2 3, इसको याद रखिए। विकारी कौन है, अविकारी कौन है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं और बनने की संभावना है। कोई भी परीक्षा दें इसको जरूर देखें। अब जो है आगे हम देखेंगे एक एक करके। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के पूरा विस्तार से समझाएंगे। ठीक, तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।